2014 के बाद मीडिया के जरिए लोगों में बचे हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया। विश्वगुरु भारत क्या कर रहा था उस वक्त? ये कैसा विश्वगुरु है कि केवल लेक्चर ही दे रहा है? कम से कम अपना लेक्चर इंप्रूव भी करो भाई, पढ़ो जाके घर में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप रिपोर्टर का मजाक उड़ा रहे हैं, मानहानि की धमकी दे रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे रिश्ते अब वैसे नहीं रहेंगे जो पहले रहे हैं। तो आपको अपना ग्राउंड रूल्स बनाने का हक है, हमको भी है। ये अमेरिका का प्रेस, जिसकी कई संदर्भों में हम उसकी आलोचनात्मक समीक्षा भी करते हैं, इराक युद्ध जैसे, तो पत्रकारों ने लिखा कि हम पूरे अमेरिका में फैल जाएंगे। अगर आप व्हाइट हाउस अपने सरकारों में हमें घुसने नहीं देंगे तो हम पूरे अमेरिका में फैल जाएंगे और वहां से स्टोरी निकालकर हम आपको अकाउंटेबल बनाएंगे, जवाबदेह बनाएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। एक साल बाद ट्रंप साहब की हरकत में कोई सुधार नहीं आया तो द बॉस्टन ग्लोब नाम के अमेरिका का काफ़ी ऐतिहासिक अखबार है, उसके नेतृत्व में 300 से भी ज़्यादा छोटे बड़े अखबारों ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर संपादकीय लिखे और सबका कंटेंट अलग था। अभी भी आप वेबसाइट पर जाएंगे वेस्टर्न ग्लोब अखबार के, तो आपको उस अखबार से के ये 300 एडिटोरियल्स आपको मिलेंगे और इसमें ये ध्यान रखा गया कि इसमें जो छोटे अखबार हैं, जो लोकल अखबार हैं, उनको भी शामिल किया जाए। तो ये बड़ी बात थी कि 300 अखबार उस अमेरिका में एक साथ आए प्रेस की अभिव्यक्ति के लिए और उन्होंने एक दिन एक नज़रिए से संपादकीय लिखा। फिर भी कोई बदलाव दुनिया में नहीं आया। लेकिन इस जून में जब ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दफ्तर में छापा पड़ा और न्यूज़ कॉर्प के पत्रकार के घर छापा पड़ा, तो अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के सभी अखबारों ने अपना पहला पन्ना खाली सा छोड़ दिया। कुछ लिखा हुआ था लेकिन काले रंग से रंगा हुआ था, जिससे वो सेंसरशिप का बोध होता है। तो वहाँ का प्रेस जो है, और वो टीवी में भी हुआ, अखबारों में भी हुआ, अपनी प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिवनेस को भुलाकर लोगों ने प्रेस की आज़ादी को सबसे आगे रखा। तो वहाँ का प्रेस जो है अपनी सत्ता को जवाबदेह बनाने के लिए और अपने आप को प्रेस बनाए रखने के लिए लड़ रहा था, क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी समझ थी कि लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो जवाबदेही पर टिकी होती है और जवाबदेही का पता सिर्फ एक चीज़ से चलता है कि जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब सीधे सीधे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ये 3 बड़ी घटनाएं उस दौर में हुई जब दुनिया के कई देशों से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खत्म हो रही थीं और कॉरपोरेट अपने टेक्नोलॉजी के जरिए न्यूज़ या इंफॉर्मेशन के कारोबार को कंट्रोल कर रहा था। अब तो वो खेल कहीं और भी ज़्यादा जटिल हो गया है। लेकिन विश्वगुरु भारत क्या कर रहा था उस वक्त? ये कैसा विश्वगुरु है कि केवल लेक्चर ही दे रहा है? कम से कम अपना लेक्चर इंप्रूव भी करो भाई, पढ़ो जाके घर में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहा था? तो वहां का मीडिया जो है इधर भारत का सत्ता के आगे समर्पण कर रहा था। वह सवाल विरोधी, असहमति विरोधी हो रहा था। अब आप याद कीजिए 2014 से कि क्या यहाँ की मीडिया में हो रहा था। थैंक यू। जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, भारत का मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ लड़ रहा था। लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था? लड़ रहा था। अभी तक भारत की लोकतंत्र पर समय समय में खतरे आए हैं, लेकिन हमने उन खतरों को विधायिका के कुछ हिस्सों की हरकतों की वजह से देखा, कार्यपालिका के कुछ हिस्सों की हरकतों की वजह से देखा और न्यायपालिका की हरकतों की वजह से भी देखा। क्या पता आगे देख लें। और लेकिन भारत ने कभी भी मीडिया के जरिए इसके लोकतंत्र पर हमले का स्वरूप नहीं देखा था। 1975 का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन 1975 में संस्थाएं पहले ध्वस्त हुई और उसके साथ मीडिया को ध्वस्त किया गया। 2014 के बाद मीडिया के जरिए लोगों में बची
लोगों में बचे हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा था, और जब भी यह बात उठती है तो आप 1975 से उसकी तुलना कर देते हैं, जो सही नहीं है। दोनों घटनाएं अलग अलग हैं और अपने जगह पे उनकी समीक्षा की जा सकती है, मगर 75 के उदाहरणों से आप 2014 के बाद की मीडिया की हरकतों को आप नहीं समझ सकते हैं। उचित ठहराना तो दूर की बात है। तो ये 5 साल का जो मीडिया है, इसने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। उसके बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर, जब आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं, नहीं, प्रक्रिया से चलिए, मैं प्रक्रिया से बता रहा हूं। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया, तब पूछा गया आम कब खाते हैं। ये भारत का मीडिया है। आप इस सरजमी की मिट्टी, धूल, कण, पेड़ पौधे, हर चीज पर फख्र कर सकते हैं, मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फख्र कर ही नहीं सकते हैं, अनलेस कि आपको प्रधानमंत्री फॉलो करते हो। आप नहीं कर सकते। आप उनके समर्थक भी होंगे तो भी आप इस मीडिया पे गर्व नहीं कर सकते। उनके समर्थक भी मुझसे कहते हैं कि ये क्या मीडिया है, हमें ये देखा नहीं जाता है। वो सबसे ज्यादा दुखी हैं, आप लोगों से भी ज्यादा। तो भारत के मीडिया ने आम लोगों के सवाल पूछने का आत्मविश्वास तोड़ दिया। जब आप हताश होकर टीवी पर देख रहे थे कि सच्चिदानंद जैसे लेखकों, अशोक वाजपेयी जैसे लेखकों की प्रतिक्रिया पर हमले हो रहे थे और उन्हें अपराधियों के गैंग में बताकर पेश किया जा रहा था, तो आम आदमी का उस वक्त सवाल पूछने का आत्मविश्वास टूट रहा था। और यह सिर्फ दिल्ली के 4 चैनलों से नहीं हो रहा था, बल्कि ये काम देश की अलग अलग भाषाओं में चलने वाले सैकड़ों चैनलों के जरिए हो रहा था। और इस पूरे विश्लेषण में, मीडिया के विश्लेषण में, जो इस वक्त के जो सबसे बड़े अपराधी हैं, हिंदी के अखबार, उनके जरिए हो रहा था। क्योंकि सारी आलोचना एंकरों की तरफ चली जाती है, टीवी चैनलों की तरफ चली जाती है, लेकिन इस दौरान हिंदी के अखबारों ने हिंदी की जनता के साथ क्या हरकत की है, ये शर्मनाक है। उन्हें अंधेरे में, पूरे हिंदी प्रदेश को अंधेरे में धकेलने का काम इन हिंदी के अखबारों ने किया है, आपराधिक रूप से। तो इनके एडिटरों का आप नाम नहीं जानते होंगे, मगर आप इनके संपादकीय से पहचान लेंगे कि ये किससे पूछकर आजकल लिख रहे हैं। तो सत्ता से डरने वालों की तादाद भारत में बढ़ा दी गई और भारत का मीडिया इसके बीच धीरे धीरे खुद भी खत्म होने लगा। जो एक तरफ से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहा था, वो भीतर भीतर खुद भी खत्म हो रहा था। और एक और चीज आई, इसका धार्मिकरण। वो धार्मिक आधार पर चीजों को बट रहा था। पहले उसने सेकुलर को सिकुलर कहा, फिर धीरे धीरे उसका सारा रंग जो है वो बदलता चला जाता है। संपादक और एंकरों को जब निकाला गया तो मीडिया के एक हिस्से में खुशी जाहिर की गई। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि एक जर्नलिस्ट के घर पर छापे पड़े तो सारे अखबारों ने मिलकर एक दिन तय किया और प्रतिरोध किया। यहां डॉक्टर प्रणय रॉय को विदेश जाने से रोक दिया गया, किसी मीडिया में कोई हरकत तक नहीं की किसी ने। कल को मुझे भी निकाल दिया जाएगा तो कोई दूसरा एंकर प्राइम टाइम में एंकरिंग कर रहा होगा अंग्रेजी वाला कि सही हुआ, निकाल दिया हिंदी वाले को। तो ये मीडिया इस स्तर पर चला आया है। तो सत्ता की गुलामी तो सबने की, हर दौर में मीडिया ने की, लेकिन इस सत्ता की गुलामी में मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है।
आप किसी भी पैमाने से आप इसे उलट पलट कर, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हालांकि वो तो ये भी पसंद नहीं करता है, लेकिन गैर बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग मान लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो सवाल पूछने का मीडिया जो है वो पहला मोर्चा है। जब ये मोर्चा ध्वस्त होता है तो आम लोग निहत्थे हो जाते हैं, उनके पास कोई और औजार हथियार नहीं बचता है, उनमें पूछने का आत्मविश्वास चला जाता है, जिसके लौटने में दशकों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं। और यही हुआ कि जब मीडिया गोदी मीडिया बना तो गरीबों की आवाज चली गई। कैसे चली गई? इस 5-6 साल में हर दिन लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके भी वोटर प्रदर्शन कर रहे थे। BSNL, BPCL, रेलवे की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग 90% उन्हीं को वोट देने वाले थे, लेकिन जब वो हक और सवाल को लेकर सड़कों पर आए तो एक मीडिया उनके कवरेज के लिए नहीं गया। तो नतीजा ये क्या हो रहा था कि वो अपना ही वीडियो बनाकर आपस में वायरल कर रहे थे। 1,25,000 संख्या है, एक वीडियो को भेज दिए, 25,000 हो गया तो वायरल हो गया। तो ये एक तरह से जनता का अंतर्मुखीकरण, वो इन्वॉल्व होती चली गई पब्लिक जो है उसका। सोचिए क्या ह्यूमिलिएशन है कि संख्या विहीन जनता, संख्या होते हुए भी उसकी संख्या का वैल्यू 0 हो गया। तो नंबर 0 कर दिया इस मीडिया ने कि आप 1 लाख की संख्या में भी किसानों की रैली लेकर दिल्ली आएंगे तो हम कवरेज नहीं करेंगे, जबकि वो सारे किसान उन्होंने वोट दिया सरकार को। तो सरकार के समर्थक होने के बावजूद जब वो प्रदर्शन कर नागरिक बनने के लिए आते हैं तो ये मीडिया उनके खिलाफ हो जाता है। तो इसकी पूरी कोशिश ये है कि आप नागरिक ना बने, आप हमेशा समर्थक / भक्त बने रहें, नागरिक ना बने। ये वो मीडिया का प्रोजेक्ट आपको चल रहा है। और गरीब विरोधी हुआ, पहले काम छिप छिप के करता था मीडिया, गरीबों के विरोध में कॉरपोरेट के तर्कों की बातें रखता था, लेकिन अब आजकल खुलकर करता है, गांव का भी विरोध करता है। और यही हुआ कि जब JNU में आप लोगों ने फीस वृद्धि का मामला उठाया तो मीडिया आपके खिलाफ चला गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर आपके सपोर्ट में खड़ा होता तो हुजूरे हिंद को बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि इस वक्त देश के कई विश्वविद्यालयों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं फीस को लेकर, पढ़ाई को लेकर, व्यवस्था को लेकर। और इस वक्त यही वो सबसे शानदार चीज है इस देश की कि जब मीडिया लोगों के बीच में नहीं है, लोग अपने भीतर लोकतंत्र पैदा कर रहे हैं, लेकिन मीडिया उनके बीच नहीं है। तो इसलिए मीडिया जो है JNU के खिलाफ हो गया। ये जनता के लिए नहीं, जनता से लड़ रहा था। और इसकी हालत आप देखिए कि ये पहला टेस्ट था जिसमें हमारा न्यूज़ मीडिया फेल कर गया। क्या क्या बातें बताई गई। एक दूसरा टेस्ट था जो मीडिया के डेमोक्रेटिक होने का सबसे बड़ा मौका था कि वो दिखा सकता था कि भारत का मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पहला मोर्चा है वो लड़ेगा। वो था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, NRC। इससे बोगस कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में इसे देश भर में लागू करने की बात हो रही है। लेकिन ये मीडिया कभी वो इस सवाल को वहां उठाने नहीं गया, देखने तक नहीं गया। ज्यादातर न्यूज चैनलों का आप देखेंगे तो, और बड़े हिंदी के अखबारों को देखेंगे, खासकर ये यूपी बिहार वाले अखबार जहां से 120 सीटें आती हैं, इनका प्रोजेक्ट बाद में समझ में आया कि ये अखबार अपनी जनता को किस तरह से अंधेरे में रख रहे हैं। क्रिमिनल है, माफ नहीं किया जा सकता इन अखबारों को। आप आर्काइव में जाके देखिए कि किस तरह से कवरेज हुआ है पिछले 5 साल में। कभी ना कभी कोई ना कोई तो पढ़ेगा कि भारत का मीडिया इतना एंटी पीपल कैसे हो सकता है। 1600 करोड़ रुपए खर्च करके 3.5 करोड़ लोगों पर अपनी नागरिकता साबित करने का पागलपन थोपा गया।
और 2 साल तक 2.5 साल तक ये कार्रवाई चलती रही और अब कह रहे हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं है, ये से फिर से कराएंगे और अब कह रहे हैं पूरे देश में कराएंगे। तो जो लोकतांत्रिक सवालों के साथ खड़ा रहने वाला मीडिया अगर होता तो इसके लेकर अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करता, बताता, अगर इसमें कुछ संभावनाएं उसको नजर आ रही है वो भी बताता, इसमें कुछ लोगों के अपमान, लोगों की परेशानियां नजर आ रही हैं तो वो भी बताता। हदसकर हादसे में कई लोग मर गए असम में, उनकी चर्चा नहीं हुई। ये पहला मोर्चा है, ये जो मीडिया है, आप इसके खतरे को समझिए। आप अभी भी उसे पुराने मूल्यों से, पुरानी उसकी कमाई से इसको देख रहे हैं, मगर इसका काम बदल गया है। 1906 में जब दक्षिण अफ्रीका में नई परमिट की व्यवस्था आई थी ट्रांसवाल शहर में कि अंगूठे का निशान देना पड़ेगा और जब मांगेंगे तब दिखाना पड़ेगा, तो गांधी जी खिलाफ हो गए और गांधी जी के साथ साथ एक हाजी हबीब मियां थे, वो भी खिलाफ हो गए। तो सभा हुई, इसी तरह की सभा हुई। 13,000 भारतीय थे लेकिन 3,000 लोग आए। तो हाजी हबीब ने कहा कि हम ईश्वर की शपथ खाते हैं कि हम इस परमिट को नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि ईश्वर की शपथ ले रहे हैं और इस शपथ को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो जब सबसे कहा गया कि आप सोच लें, विचार लें, तो सबने कहा कि हम तैयार हैं, हम ईश्वर की शपथ खाते हैं कि हम इस परमिट व्यवस्था को नहीं मानेंगे। और वहां से सत्याग्रह की शुरुआत होती है। उस गांधी के भारत में एनआरसी और इस तरह के परमिट को लेकर क्या रवैया है, आप अपने आप से पूछिए। वो दोनों गुजरात के थे, ये दोनों भी गुजरात के हैं। अगर वो भारत को बनाने का जो सपना, जो 1906 में एक जिद की तरह एक दो व्यक्तियों पर सवार होता है, जुनून, वो जज्बा अगर होता तो सारा देश इस बोगस आइडिया के खिलाफ आज सत्याग्रह कर रहा होता। लेकिन अखबारों ने इसको एक जायज तरीके से आप पर थोपा। आप कल्पना कीजिए कि गरीब से गरीब लोग वकीलों के यहां हलफनामा बनवा रहे होंगे अपनी पहचान और अपना सबूत देने के लिए। इस हालत पर आपको लाकर पहुंचा दिया गया जो 2014 से शुरू हुआ। अगर यह लोकतांत्रिक मीडिया होता तो इसके पहलुओं पर चर्चा करता, बात करता। किसी को नींद भी आ गई है सुनते सुनते मुझे, कोई बात नहीं। तो आप सोचिए कि कितनी भयावह बात है कि आप अपनी नागरिकता का सर्टिफिकेट लेकर, बाप दादों की जमीन का फोटोकॉपी लेकर आप लाइन में खड़े हैं। एक विधायक ने मुझे फोन किया कि उनके क्षेत्र के मतदाता रोज सुबह 700-800 की संख्या में पहुंच जाते हैं, ज्यादातर मुस्लिम गरीब अनपढ़ औरतें हैं, और वो चिट्ठियां लिखवाना चाहती हैं पहचान के तौर पर, क्योंकि उन्हें डर है कि एनआरसी आ जाएगा तो उनकी पहचान चली जाएगी, उनका मुल्क छिन जाएगा। लेकिन अब आप गांधी के भारत में नहीं हैं और ना ही आप गांधी के मानने वाले लोगों में से हैं। होते तो आप इस मुल्क के लिए खड़े होते।